हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि प्राचीनतम सभ्यताएं, राजस्थान की कौन सी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं और उनसे संबंधित जिले, यानी किस जिले में कौन सी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम जब भी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, तो जब भी हम राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं भी अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो इसमें राजपूतों के बारे में वर्णन आता है। राजपूत थे, उन्होंने क्या है, किसी भी प्रकार से अगर हम बात करते हैं युद्ध प्रणाली, प्रशासन प्रणाली, किसी भी प्रकार की प्रणाली उनमें सहयोग दिया था, तो राजपूतों के बारे में वर्णन आता है। तो हम आज चर्चा करेंगे इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है, यानी राजपूत कौन थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे या ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग जो लेखक थे उन्होंने अपनी किताबों में अलग अलग वर्णन किया गया, और अलग अलग इतिहासकार थे, उन्होंने इनके बारे में अलग अलग बातें बताई है। तो हम आज का टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उसके समझ में नहीं है क्या चीज है। क्या यूट्यूब पे ऐसे देखते हैं, उनको कुछ समझ में तो आता नहीं क्या चीज है। ठीक है, जिसने RS प्री मेन का एग्जाम दिया, उनको थ्योरी ने, अगर थ्योरी के मेन जो क्वेश्चन लिखे हैं तो उनके बिल्कुल समझ में आए क्या चीज है, कहाँ से क्या है। ठीक है, तो ऐसे जो यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसे कमेंट करते हैं, तो उनको तो कोई फायदा नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों देखते हो, क्यों टाइम खराब करते हो। ठीक है, अपना टाइम खराब मत करें, जो अपने कार्य है उनमें बलीन रहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, इनमें अलग अलग जो लेखक है उनके द्वारा अपनी जो किताबें हैं उनमें अलग अलग वर्णन किया गया है, और कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने मौखिक रूप से इनके बारे में जो वर्णन है वो किया है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति सिद्धांत में पहला आता है ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य। एक ग्रंथ है जिसका नाम कौन सा आता है, हमीर महाकाव्य है, जिसके लेखक कौन से आते हैं, नैनचंद्र सूरी है। इनके द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया। तो पहला कौन सा आता है, ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य। ग्रंथ है जिसका नाम कौन सा आता है, हमीर महाकाव्य है, जिसके अगर मैं लेखक की बात करता हूं तो इसके लेखक कौन से आते हैं, नैनचंद्र सूरी। ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक कौन से आते हैं, नैनचंद्र सूरी। इनके द्वारा अगर मैं बात करूं तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इन्होंने पहले क्या कहा था कि राजपूत सूर्यवंशी है। राजपूत क्या है, सूर्यवंशी, यानी सूर्य देवता की संतान हैं। लेकिन बाद में ये अपने जो सिद्धांत है इसमें परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों हैं, यानी सूर्य और चंद्र देवता दोनों के क्या है, संतान हैं। तो हमीर महाकाव्य है, लेखक कौन सा आता है, नैनचंद्र सूरी है। इनके द्वारा क्या कहा गया है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ये किस प्रकार के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दूसरा ग्रंथ आता है पृथ्वीराज विजय। दूसरा ग्रंथ कौन सा आता है, पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक कौन से आते हैं, ज्ञानक भट्ट है। कौन से आ रहे, ज्ञानक भट्ट है। तो जिन्होंने कभी पढ़ा होगा तो उनके समझ में आएगा, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, लेखक और उनके द्वारा रचित जो किताबें हैं, ग्रंथ है, उनके द्वारा रचित कृतियां हैं, उनको अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या है। ठीक है, तो ग्रंथ आता है पृथ्वीराज विजय है, जिसके लेखक कौन से आते हैं, ज्ञानक भट्ट है। इनके द्वारा भी क्या कहा है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इनके द्वारा भी क्या कहा है कि राजपूत सूर्यवंशी और क्या है, चंद्रवंशी। ये भी पहले क्या कहते हैं कि राजपूत क्या थे, सूर्यवंशी, लेकिन बाद में ये अपने शब्दावली में चेंज करते हैं और कहते हैं कि राजपूत जो है सूर्यवंशी प्लस चंद्रवंशी। राजपूत किस प्रकार के हैं, सूर्यवंशी और क्या है, चंद्रवंशी है। ये राजपूतों के बारे में हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजपूतों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रशासन व्यवस्था देखें,
किसी भी राज की अगर बात करते हैं जहां पर शासक हुए थे, उनके शासकों की अगर बात करते हैं तो उनमें राजपूत या तो राजा हुए हैं या राजपूत उनको क्या सैनिक हुए हैं। तो इसलिए क्या है, राजपूतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कौन सा आता है, पृथ्वीराज विजय है और हमीर महाकाव्य है, जिसके लेखक नयनचंद्र सूरी है और जानक भट्ट है। इन दोनों ने कहा था कि राजपूत सूर्यवंशी और क्या है, चंद्रवंशी, यानी सूर्य देवता और चंद्र देवता की क्या है, संतान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा है, एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। इनके द्वारा कहा गया था कि राजपूत के ब्राह्मणों की संतान है। राजपूत किसके हैं, ब्राह्मणों की संतान है। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इतिहासकार, कौन से कार, इतिहासकार, इतिहासकार गोपीनाथ, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों की संतान, राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। तो ये क्या थे, गोपीनाथ शर्मा स्वयं ब्राह्मण थे, तो इसलिए ये क्या है, ब्राह्मण जो उनकी संतति थी उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इनके बारे में ज्यादा बताते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। बहुत बार यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत किसकी संतान है, ब्राह्मणों की संतान है। किसकी है, ब्राह्मणों की संतान है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, एक आते हैं इतिहासकार सीवी वेद। इतिहासकार कौन से आते हैं, सीवी वेद है। उनके अनुसार राजपूत के है विशुद्ध भारतीय है। राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय है। अगर मैं बात करता हूं सीवी वेद के अनुसार, चौथा पॉइंट कौन सा आता है, सीवी वेद, सीवी वेद के अनुसार, सीवी वेद के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय है, विशुद्ध भारतीय है, यानी पूरी तरीके से क्या है, ये भारतीय हैं। डॉक्टर अगर बात करते हैं दशरथ शर्मा है, वो तो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की संतान है। अगर सीवी वेद की मैं बात करता हूं तो ये क्या कहते हैं कि राजपूत जो है वो क्या है, विशुद्ध रूप से भारतीय, यानी पूर्ण रूप से क्या है, भारतीय है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आते हैं इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उनके अनुसार राजपूतों के बारे में कहा गया है कि ये आर्यों की संतान है। कौन से आते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, वो क्या कहते हैं कि राजपूत जो है आर्यों की संतान है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल लाइन पे क्वेश्चन आते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है, आर्यों की संतान है। तो इसमें पांचवा पॉइंट लिखते हैं, इसमें पांचवा पॉइंट लिखते हैं कि राजपूत क्या है, आर्यों की संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कौन से हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत क्या है, आर्यों की संतान है। राजपूत आर्यों की संतान है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अगर हम बात करते हैं तो इनके अनुसार राजपूत किसके हैं, आर्यों की संतान है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, राजपूत आर्यों की संतान है। तो पहला कौन सा आता है, ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक कौन से आते हैं, नयनचंद्र सूरी है। दूसरा आता है पृथ्वीराज विजय, जानक भट्ट है। इन दोनों ने कहा था कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों है। इसके बाद आते हैं अपने गोपीनाथ शर्मा है, उनके अनुसार राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। इसके बाद सीवी वेद ने क्या कहा, सी वी से क्या निकालेंगे, विशुद्ध है। सी वी से क्या है, विशुद्ध है, कि राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है कि राजपूत जो है आर्यों की संतान है। क्योंकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, आर्य सभ्यता थी, इनके बारे में ज्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए क्या कहते हैं कि राजपूत जो है आर्यों की संतान है। राजपूत किसके हैं, आर्यों की संतान है। तो इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक आते हैं कनिगम है, एक कनिगम है। उन्होंने क्या कहा था कि राजपूत कुषाणों की संतान है।
इतिहासकार ए कनिंघम के अनुसार राजपूत किसके हैं? कुषाणों की संतान है। तो इसमें छठा पॉइंट लिखेंगे, ए कनिंघम के अनुसार राजपूत कुषाणों की संतान है। 6 नंबर पॉइंट कौन सा आता है? इतिहासकार ए कनिंघम, इतिहासकार ए कनिंघम के अनुसार राजपूत कुषाणों की संतान है। कि राजपूत क्या है? कुषाण है। किसने कहा था? ए कनिंघम है। आर्य किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को आर्य बताया था। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड आते हैं, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड आते हैं। इन्होंने कहा था कि 4 जातियां हुई। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड आते हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा था। तो इनके द्वारा क्या कहा था कि 4 जातियां थी, शक थी, कुषाण थी, हुण थी और स्त्रीयन थे। डॉक्टर अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में 4 जातियां हुई थी, शक है, हुण है, कुषाण है और क्या? स्त्रीयन है और स्त्रीयन है। एक तो थी शक है, कुषाण है, हुण और क्या? स्त्रीयन है। ये चारों जातियां थी। ये क्या है? चारों जातियां थी। तो ये चारों जातियां क्या आपस में लड़ाई झगड़ा किया गया। आपस में क्या है? लड़ाई। इनका मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा करना था। शक, हुण, कुषाण और क्या? स्त्रीयन है। तो ये जातियां किस प्रकार की थी? विदेशी जाति थी। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर विदेशी जातियां होती, शक है, हुण है, कुषाण और स्त्रीयन है। चारों किस प्रकार की थी? विदेशी जाति थी। विदेशी जातियों का मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा करना। आपस में क्या लड़ते झगड़ते थे कि ये क्षेत्र मेरे अधीन है, ये क्षेत्र मेरे अधीन है। तो इनमें क्या लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जिससे ही लड़ाई झगड़ा होता था तो बाद में के इन जो जनजातियां थी, ये जो जातियां थी, इनमें क्या है? वैवाहिक संबंध हुए। इनमें क्या है? बाद में क्या होते हैं? वैवाहिक संबंध होते हैं और 5वीं संतान उत्पन्न होती है। 5वीं संतान उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं 7वां, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कौन से टोड है? कर्नल जेम्स टोड, स्कॉटलैंड के जो निवासी थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 4 विदेशी जाति हुई। 4 विदेशी जाति हुई। इतिहासकार डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड की अगर बात करते हैं तो इनके अनुसार 4 विदेशी जाति भी थी। शक थी, कुषाण थी, हुण और कौन सा आता है? स्त्रीयन है। 4 जातियां अपनी कौन कौन सी थी? पहले अगर बात करते हैं तो शक थी, दूसरा कुषाण है, तीसरा हुण है और चौथी कौन सी आती है? स्त्रीयन है। तो ये 4 जातियां थी। ये क्या थी? विदेशी जाति। किस प्रकार की थी? विदेशी जातियां। तो विदेशियों का मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा करना। विदेशियों का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? आपस में लड़ाई झगड़ा करना था। ये तो चारों जातियां थी, शक थी, कुषाण थी, हुण और क्या? स्त्रीयन थी। इनका मुख्य कार्य क्या था? लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करना। बाद में क्या है? 2 जातियां आपस में क्या है? एक समकालीन होती, एक विचारधारा की हो जाती और 2 क्या है? एक विचारधारा की हो जाती। तो आपस में क्या है? 2 जातियों के बीच में क्या है? वैवाहिक संबंध बनते। इन वैवाहिक संबंधों के उपरांत जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या कहलाएगी? राजपूत कहलाएगी। इसकी अगर बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक संबंधों के उपरांत, वैवाहिक संबंधों के उपरांत जो जाति हुई उसे राजपूत कहा गया। यानी वैवाहिक संबंध के उपरांत जो जाति उत्पन्न हुई से क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। ये किसने कहा था? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इतिहासकार कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि शक थी, कुषाण थी, हुण और स्त्रीयन था। ये तो 4 जातियां थी, लेकिन जो 5वीं जाति आई इसे क्या कहा गया? राजपूत कहा गया। इसे क्या कहा गया है? राजपूत के नाम से जाना गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक आते हैं इतिहासकार जो कर्नल जेम्स टोड है, ये पूरे राजस्थान में घूमे थे। हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि ये पूरे राजस्थान में घूमे थे। इनका पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ये हमारे राजस्थान में थे।
1818 में अगर हम बात करते हैं तो मेवाड़ के प्रथम रूप से पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर में प्रवेश करते हैं राजस्थान में। तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पूरे राजस्थान में इन्होंने क्या भ्रमण किया था। तो ये जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या है राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश डाला। सामंतवादी यानी शासकता, उसके अधीन कार्य करने वाले के छोटे छोटे भूखंड मान दिए जाते थे और उन भूखंडों को संभालने के लिए एक व्यक्ति रखा जाता था जिसे सामंत कहा जाता था। तो राजस्थान में प्रथम बार सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश किसने डाला था? सामंतवादी व्यवस्था पर प्रकाश डाला। यानी प्रथम बार इन्होंने कहा था कि राजस्थान में एक व्यवस्था चलती है जिसका नाम क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। यानी एक जो शासक होता है वो तो सारे क्षेत्र को देख नहीं सकता है, वो अपने क्षेत्र को किसी के अधीन करेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति है वो दिल्ली में बैठा है, प्रधानमंत्री है दिल्ली में बैठे, तो वो दिल्ली में बैठे बैठे हरियाणा या राजस्थान की अगर बात करते हैं तो उनको प्रॉपर ध्यान नहीं रख सकते हैं, इसलिए वहां के एजेंट के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं वो वहां नियुक्त किए। इसी प्रकार जो प्राचीन समय में जो शासक हुए वो अपने अधीन में कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखते थे जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या है पूर्ण रूप से ध्यान रख सके थे। तो प्रथम बार राजस्थान की साम्यवादी व्यवस्था पर क्या है प्रकाश डाला था। इस साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले दो व्यक्ति थे, स्मिथ व क्रुक ने। स्मिथ व क्रुक के द्वारा इस सामंतवादी व्यवस्था पर क्या है समर्थन किया था। स्मिथ व क्रुक ने क्या है टोड की सामंतवादी व्यवस्था पर जो समर्थन था वो किया था। तो जेम्स व क्रुक ने टोड की सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन किया। दो व्यक्ति थे, एक तो आता है जेम्स है, दूसरा कौन से आए थे? क्रुक आए थे। इन दोनों के द्वारा जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सामंतवादी व्यवस्था बताई गई थी कि राजस्थान में व्यवस्था चलती है जिसका नाम क्या है सामंतवादी व्यवस्था है, उसका समर्थन करने वाले दो व्यक्ति थे। वो कौन से आते हैं? एक तो क्या थे जेम्स थे और दूसरे कौन से आते हैं? क्रुक है। उनके द्वारा क्या कहा गया था कि जो व्यवस्था चलती है वो पूर्ण रूप से कर्नल जेम्स टोड ने क्या सही बताई है। क्वेश्चन पूछा गया। जेम्स व क्रुक ने टोड की सामंतवादी व्यवस्था पर पूर्ण रूप से समर्थन किसने किया था? कौन से आते हैं? जेम्स व क्रुक के द्वारा टोड की सामंतवादी व्यवस्था पर क्या है पूर्ण रूप से बिना किसी शक के पूर्ण रूप से बताया गया था कि हाँ ये व्यवस्था सही है। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, राजपूत क्या है? ऋग्वेद जो आता है, ऋग्वेद है हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और यहाँ की सरस्वती नदी हिंदू धर्म के ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। पढ़ा था 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। ऋग्वेद हमने जब स्टार्ट किया था तो उसमें ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी। तो ऋग्वेद में क्या कहा है कि जो राजपूत है वो ब्राह्मणों की संतान है। राजपूत क्या है? ब्रह्मा की संतान है। कनिगम ने क्या कहा था? कुषाणों की संतान है। और टोड ने क्या कहा था कि 4 विदेशी जाति थी और इन विदेशी जातियों से जो संतान उत्पन्न हुई क्या कहलाई थी? वो अपनी राजपूत कहलाई थी। अब एक आता है ग्रंथ आता है ऋग्वेद। कौन सा आता है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेद के अनुसार राजपूत किसके? ब्रह्मा की संतान है। राजपूत किसकी है? ब्रह्मा की संतान है। राजपूत क्या है? ऋग्वेद आता है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा आता है? ऋग्वेद। इसी ऋग्वेद के अनुसार क्या कहा गया है कि जो राजपूत है वो किसकी है? ब्रह्मा की संतान है। इसके बाद एक आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति है, किसी ने पढ़ा होगा मनुस्मृति के बारे में तो उनको पता होगा। तो मनुस्मृति में क्या सारी डिटेल वर्णन में इनके बारे में बताया गया है। व्यक्ति की विचारधारा है, उसकी प्रशासन संबंधी व्यवस्था है, उसके भगवान में मानने की विचारधारा है, उसके नैतिक सिद्धांत है, जो नैतिकता है, नीति शास्त्र है, उसके बारे में क्या सारी जो मनुस्मृति है उनके द्वारा दिया गया है। तो इसमें मनुस्मृति जो आता है उन्होंने क्या कहा था? ग्रंथ है एक कौन सा आता है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई। ये तो क्या कहता है? ऋग्वेद तो क्या कहता है कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन मनुस्मृति क्या कहता है कि राजपूत जो हुए हैं वो क्या है? ब्रह्मा जी की जो भुजाएं थी उनसे उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण जी के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं।
ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य जो पॉइंट थे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। पहला कौन सा था? पहले अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 2 ग्रंथ आते हैं। लेखक कौन से थे? पृथ्वीराज विजय है, जानक भट्ट है। और अगर हम बात करते हैं चंद्रबरदाई है, इनके द्वारा क्या कहा गया था? ये जो दोनों लेखक है इनके द्वारा क्या कहा, सूर्यवंशी और क्या चंद्रवंशी, गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा गया था कि ये जो राजपूत है ये किसके है? ब्राह्मणों की संतान है। सीवी वेद ने क्या कहा था? विशुद्ध भारतीय है। ओझा ने क्या कहा गया था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा था कि ये जो है राजपूत जो है, ओझा ने क्या कहा था कि राजपूत है। कनिकम और ओझा के द्वारा क्या है, इनके जो बातें हैं वो पूछी जाती हैं, ज्यादा इनसे बारे में पूछा जाता है। तो ओझा ने क्या कहा था? राजपूत आर्यों की संतान है। राजपूत क्या है? आर्यों की संतान है। एक कनिगम ने क्या कहा था? कुषाणों की संतान है। एक कनिगम ने क्या कहा था कि राजपूत जो है वो कुषाणों की संतान है। और जेम्स टोड ने क्या था? 4 जातियां थी और 5वीं अपनी ये आती है मनुष्य मृत्यु। और ये क्या है? ऋग्वेद में क्या कहा था कि ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्या है इनका उत्पन्न, राजपूतों की क्या है? उत्पत्ति होती है। अब हम एक ग्रंथ और आता है चंद्रबरदाई है, ठीक है। एक ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो है, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन से है? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है। एक तो क्या है? पृथ्वीराज विजय है, जिसके लेखक कौन से आते हैं? जानक भट्ट है। दूसरा आता है पृथ्वीराज रासो है, इसके लेखक अगर बात करते हैं चंद्रबरदाई है, ठीक है। ये किसका है? वीर रस का है। वीर, अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किस रस का है? वीर रस का है। और कौन सी भाषा में है? पिंगल भाषा में, पिंगल शिरोमणि यानी पिंगल भाषा में। पिंगल और डिंगल 2 प्रकार की भाषाएं होती है। अधिकांश अगर हम बात करते हैं उत्तरी जो भारत है उसके जो अधिकांश है वो कौन सी भाषा में लिखे गए? पिंगल भाषा में। साहित्य किसमें है? पिंगल भाषा में है। तो पिंगल भाषा का है, वीर रस का है। इसको अगर हम बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो को लोकप्रिय किसने बनाया था? कर्नल टोड ने इस पृथ्वीराज रासो को क्या लोकप्रिय बनाया था, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने सुना था, बहुत बार सुना था, इसलिए सुनने के कारण अगर हम बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक की अगर बात करते हैं वो कौन से आते हैं? चंद्रबरदाई। कौन से आते हैं? चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई क्या थे? एक भट्ट ब्राह्मण थे। चंद्रबरदाई कौन से एक व्यक्ति है? किस प्रकार के हैं? भट्ट ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। पूछ लिया जाए चंद्रबरदाई कौन थे, ठीक है, किस प्रकार के थे, कौन सी जाति से संबंध रखते, तो ये क्या थे? अपने ब्राह्मण थे। ये अगर हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाभाषी था। अगर हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाभाषी किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम महाभाषी किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट बल्लादी। भट्ट लगाते थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट बल्लादी। सबसे अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में ब्राह्मण के रूप में प्रथम बार मनुभाषी के रूप में कहकर कौन आते हैं, तो वो कौन से आते हैं? चंद्रबरदाई आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रबरदाई आते हैं। ये भट्ट थे, ब्राह्मण थे, वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट बल्लादी थे। और कहाँ के निवासी थे? लाहौर पाकिस्तान के निवासी थे। निवासी कहाँ के थे? लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान के ये निवासी थे। कौन से थे? पृथ्वी भट्ट बल्लादी इनका वास्तविक नाम था। अगर हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाभाषी कवि कौन सा था? चंद्रबरदाई थे। अब चंद्रबरदाई थे, इनके द्वारा यह ग्रंथ क्या है? पृथ्वीराज रासो है, ये स्टार्ट किया गया था। पृथ्वीराज रासो है, इन्होंने इस ग्रंथ को क्या शुरुआत किया था, लेकिन इसकी रचना जो पूरी की थी वो किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना पूरी की थी इसके बेटे जलहन ने। पृथ्वीराज रासो लिखना तो स्टार्ट किसने किया था? चंद्रबरदाई ने किया था। हिंदू धर्म का प्रथम मनुभाषी कहा जाता है। लाहौर के निवासी थे, पाकिस्तान से संबंध रखते थे। तो इनके द्वारा क्या है? रचना आरंभ की गई थी, लेकिन इस रचना को पूरा किसके द्वारा? इनके बेटे जलहन ने पूरा किया था। कौन किसने किया था?
जलहरण के द्वारा चंद्रबरदाई जो के द्वारा स्टार्ट किया गया था पृथ्वीराज रासो है, इस रचना को पूरा किया गया था। प्रश्न आता है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो जो है उसकी रचना पूरी किसने की थी? तो इनके बेटा है, इसने की थी। जलहरण क्या है? इनका बेटा है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू धर्म का प्रथम महाकाव्य अध्याय कौन सा है? अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो है, इसका संसर्ग कौन सा है, भाग कौन सा है? हिंदू धर्म महाकाव्य का जो पृथ्वीराज रासो है ये कौन सा भाग है, कौन सा समय है और कौन सा सर्ग है? तो ये कौन सा आता है? 69वां है। कौन सा आता है? पृथ्वीराज रासो जो के है भाग या संसर्ग है वो 69वां। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया ये इसका कौन सा संसर्ग था, कौन सा भाग था? तो ये क्या था? 69वां भाग था। एक आता है पद्मावत है, पद्मावत है उसका समय क्या था? पद्मावत है उसका संसर्ग क्या था, समय क्या था? तो पद्मावत हम पढ़ेंगे जब पद्मावत के बारे में चर्चा की जाएगी। तो उसमें क्या 20वां संसर्ग था, उसका कौन सा था? 20वां संसर्ग या 20वां भाग था। एक आता है कदम वास या कैमास आता है, कदमवास या कैमास है उसका भाग कौन सा था? तो 52वां था। उसका कौन सा था? 52वां था। तो संसर्ग या भाग के बारे में जब क्वेश्चन करेगा तो सीधा क्या है? भाग देंगे नीचे। पहला था, 7वां था, 5वां था या चौथा था। तो कदमवास या कैमवास की हम बात करते हैं 52वां आता है। और पद्मावत का जो संसर्ग था या समय था या भाग था वो कौन सा आता है? 20वां आता है। और ये अपना कौन सा था? 69वां था। तो पृथ्वीराज रासो है उसके लेखक कौन से आते हैं? चंद्रबरदाई है। ये एक भट्ट ब्राह्मण थे। पूरा नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी थे। कहाँ के निवासी थे? लाहौर पाकिस्तान के निवासी थे। इन्होंने यह रचना आरंभ की थी लेकिन यह रचना पूरी नहीं कर पाए थे। इस रचना को पूरा उनके बेटे जलहरण ने किया था। जलहरण ने किया था। अब पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज जो रासो जो है ग्रंथ है उसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो अपने इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड उन्होंने कई बार सुना था। जब कोई शासक सुनता है, कोई सम्राट सुनता है, तो कर्नल जेम्स टोड यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहते, इनके द्वारा बहुत बार सुना गया तो ये अपने आप लोकप्रिय बन गया। तो इन्हें लोकप्रिय बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण कार्य किसने किया था? इनके बेटे जलहरण ने किया था। और कौन से संसर्ग में है, कौन से ये भाग में है, समय या सर्ग की अगर बात करते हैं तो 69वां है। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा ये बातें कही गई थी। अब हम बात करेंगे कि राजपूत जो उत्पन्न हुए थे वो क्या है? माउंट आबू में एक विशिष्ट मुनि क्या तपस्या कर रहे थे। विशिष्ट मुनि माउंट आबू में तपस्या कर रहे थे। लगातार लंबे समय से क्या है वो मुनि वहां पर क्या है? तपस्या कर रहे थे। तो विशिष्ट मुनि ने वहां पर क्या तपस्या करते करते अग्नि युद्ध किया था। वहां पर क्या किया था? अग्नि यज्ञ किया था, अग्नि कुंड बनाया था। अग्नि का कुंड बनाते हैं और उनके चारों तरफ के ब्राह्मण बैठकर उनके द्वारा क्या है? एक यज्ञ किया गया जिसे क्या है? अग्नि यज्ञ कहा गया था। इस अग्नि कुंड से 4 संतानें उत्पन्न हुई थी। अग्नि कुंड से क्या है? 4 संतानें उत्पन्न हुई थी, 4 जातियां उत्पन्न हुई थी जिसे क्या कहा गया? प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है और क्या सोलंकी है। प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य, सोलंकी है, चौहान या चामान है। प्रतिहार, परमार है, चालुक्य, सोलंकी है, चौहान या चौहान है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रतिहार शासक 6वीं से 10वीं शताब्दी का उत्तरी भारत की अगर बात करते हैं तो प्रतिहारों का सफलतम आक्रमण रखा था। उन्होंने बहुत बार जो आक्रमण किए थे। इसके बाद प्रतिहार के बाद परमार आते हैं, फिर क्या आते हैं? चालुक्य आते हैं, फिर क्या आते हैं? सोलंकी आते हैं। चौहान यानी चौहान और चालुक्य है ये बाद में क्या है? राजस्थान की अगर बात करते हैं तो विरासत पर हमला करते हैं। तो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक एनसीईआरटी आरबीएस में लिखा है 6वीं से 10वीं शताब्दी तक अरबी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किसने किया था? प्रतिहारों ने किया था। अगर 6वीं से 10वीं शताब्दी ना आएगा तो 7वीं से 11वीं शताब्दी आएगा। तो इसके बारे में चर्चा कल करेंगे कि प्रतिहार कौन थे, प्रतिहारों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और प्रतिहारों के द्वारा सर्वप्रथम किस जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार किया गया था, किसको अपनी राजधानी बनाया था, बाद में वहां के शासक कौन होते हैं और किस प्रकार एक त्रिपक्ष मुकाबला लड़ा गया था। 3 जातियां थी, तीनों के मध्य एक मुकाबला लड़ा गया था जिसे क्या कहा गया है? त्रिपक्ष मुकाबले के नाम से जाना जाता है। और इस त्रिपक्षीय मुकाबले में कौन जीतता है, कौन सी सत्ता थी, कौन से जो प्रतिहार थे, परमार थे या चौहान थे, इनमें से क्या कौन जीतता है, किसने राजधानी बनाया था, फिर राजधानी परिवर्तन किया था। तो कल हम
प्रतिहार शासक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका अगर हम बात करते हैं 7वीं से 11वीं शताब्दी, अगर ये ऑप्शन में न हो तो 6वीं से 10वीं शताब्दी तक जो भारत के है प्रतिहार का शासक रहा था। 6वीं से 10वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत बार आक्रमण किए थे। जो कन्नौज है, इसके आसपास का क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र है, उस पर उन्होंने क्या है अपना अधिकार क्षेत्र बनाकर रखा था। तो कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज राजपूतों की उत्पत्ति है, उसके बारे में किस इतिहासकार ने क्या कहा था, कौन से ग्रंथ में क्या कहा था। जिनकी इच्छा हो वो देखें, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज न देखें। आपके लिए क्लासें नहीं बनाई जा रही है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनके लिए मैं क्लासें लगा रहा हूँ उनकी बिल्कुल समझ में आ रहा है, उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। तो आप अपना व्यर्थ में समय खराब नहीं करें। जिसकी कोई काम की चीज़ नहीं हो क्यों देखें, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से तो क्यों देखते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। तो जिसके लिए क्लासें बनाई जा रही है, उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। तो आप अपना समय खराब नहीं करें, अपने जो अन्य कार्यों में वहाँ समय व्यतीत करें। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।